अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। I hope everyone is doing well and fine in their lives. This is your host Mohammed Salman and finally we are back with a new course आपकी क्लास 9th के लिए, जिसमें हम अभी हाल फिलहाल के लिए मैं आपको आपकी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग विद मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे वक्त का जो बैच है इसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाई जाएंगी, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पोर्शन जो है बहुत डिटेल में लिया जाएगा। सो आई विल बी स्टार्टिंग विथ योर केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री पोर्शन आपका मैं कुछ लेने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि आपके कंसेप्ट डिटेल और डेप्थ में समझाया जाए और उनको समझने की कोशिश की जाए। रजिस्ट्रेशंस फॉर दिस कोर्स हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। क्वेश्चन साइंटिस्ट की वेबसाइट पे आप चेक इन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा वक्त के लिए। रजिस्टर कर सकते हैं फ्री, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपको ऐड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं टोटली फ्री। सो स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम चीज़ें जो जानेंगे वो जानेंगे मैटर के बारे में। मैटर का नेचर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैटर होता क्या है, किसी चीज़ को हम मैटर कैसे कहते हैं, और मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एक मैटर को हम मैटर क्यों कहेंगे, उसमें ऐसा क्या है कि उस चीज़ को हम मैटर कहेंगे, किसी चीज़ को मैटर कहेंगे और किसी चीज़ को मैटर क्यों नहीं कहेंगे, उनके बीच में क्या क्राइटेरिया होता है। अब मैटर जो है हमारा, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, उसके बारे में जनरली उसके बारे में इन डिटेल इस लेक्चर में इस लेक्चर में आज की लेक्चर में बात की जाएगी। सो अब सबसे पहली चीज़ जो इस लेक्चर में हम जानेंगे वो जानेंगे कि मैटर होता क्या है। सबसे पहली बात कि मैटर क्या होता है, व्हाट एक्चुअली मैटर इज। तो मैं कहूँगा मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास। ठीक है, अब मैंने इस चीज़ में जो है दो चीज़ों को ऑक्यूपाई कर लिया। एक तो मेरा स्पेस आ गया, एक तो मेरा मास आ गया। मैं बोलूँगा मेरी कोई भी चीज़ अगर उसमें मास है और वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, तो मैं कहूँगा उस चीज़ को मैं मैटर कहूँगा। मैटर की बेसिक डिफिनेशन यही बन जाती है कि उस चीज़ के पास मास हो और वो चीज़ ऑक्यूपाई करती हो स्पेस। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मेरे पास ये पेन है। ये जो मेरा पेन है इसकी एक डेफिनेट शेप है। ये जो मेरा पेन है इसका कुछ ना कुछ मास है। अगर हम उसको मैं मल्टीपल करूँगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मुझे इसका वेट दे देगा, जो मैं यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ। जब मैंने इसका वेट मेजर किया तो मैंने कहा इसके अंदर एक मास है। अब इसका जो मास है, अब मैं इसको किसी जगह पे रखता हूँ तो ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये जो मेरी सरफेस ने ऑक्यूपाई की, ये जो मेरा इतना स्पेस ने ऑक्यूपाई की, इसको मैं मैटर कहूँगा। यानी कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको हम मैटर कहते हैं। अदर देन दैट, अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बोले तो इसको हम, अब इसके पास स्पेस भी है तो मास भी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम फेल्ट कर सकते हैं। या तो हम इसको देख सकते हैं, या तो हम इसको टच कर सकते हैं, या तो हम इसको इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, या तो हम इसको मतलब हमारे जो सेंसेस है उसको फील कर सकते हैं। हमारे 5 सेंसेस में कोई भी सेंस अगर इसको फील कर पाती है और हम इसका एक स्पेस ऑक्यूपाई होती है, इसका एक मास होता है, तो उसको हम मैटर कहेंगे। अब जो मेरा मैटर है ना, इसका एक नेचर होगा, मैटर की जो है प्रॉपर्टीज होंगी। किसी चीज़ को हम मैटर कहते हैं तो कैसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा, आपका जो क्लास 9th है, आपकी क्लास 9th में मेरा जो चैप्टर है डाइवर्सिटी का, उसमें मैं कहूँगा मैं किसी भी चीज़ को किसी भी ऑर्गेनिज्म को मैं इंसेक्ट कब कहूँगा, तो उसके पीछे कुछ कुछ फीचर्स होते हैं। अगर उस ऑर्गेनिज्म में कुछ फीचर्स होंगे तो मैं तब उस इंसेक्ट कहूँगा। अगर उसकी बॉडी सेगमेंटेड होगी, अगर उसका एक्सोस्केलेटन जो है वो जो है काइटिन हार्ड मटेरियल से बना होगा, या उसमें सेगमेंटेड जो है आपके मतलब जो है आपकी लेग्स होंगी, और उसमें जो है व्हाटसोएवर जो क्राइटेरियाज होते हैं किसी को डिफाइन करने के लिए, तो मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को तब एक इंसेक्ट बोल रहा हूँ जब उसमें वो सारी चीज़ें जो वो सेटिस्फाई करता है उन सारी चीज़ों को। तो इसी तरीके से जो मैंने मैटर है उसको पहला क्राइटेरिया, उसको पहला चेक वहाँ पे होगा कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका डेफिनेट मास है। अब उसका डेफिनेट मास आ गया, उसकी स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर ली, तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो नेसेसरली उसको मैटर बनाएंगी। पहली चीज़ वो क्या होगा, वो बना हुआ होगा पार्टिकल्स का। मैं इसको एक चीज़ पे ले जाता हूँ, किस चीज़ पे ले जाता हूँ, मैं इसको एक वाटर के गिलास पे ले जाता हूँ। इस सारी चीज़ को मैं समझाने के लिए एक वाटर के गिलास पे ले जाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा जो मेरा वाटर का गिलास है उसके अंदर का जो पानी है
उसके अंदर का जो पानी है वो मेरा मैटर है, ठीक है। अब इसके पास एक डेफिनेट मास होगा और इसने एक डेफिनेट जो है स्पेस ले ली है। इस बीकर में उसने आधी स्पेस ले ली है, तो मैंने इसको मास कहा। अब मैंने कहा जो ये वाटर है ये बना है बहुत सारे पार्टिकल्स का। मैं उन पार्टिकल्स को कैसे, अगर मैं रियल लाइफ में लेके जाऊँ तो मैं उनको कैसे देख पाता हूँ। हम इस वक्त एटॉम के मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें इन पार्टिकल्स के बारे में, बट मैं इसको एक लेमन लैंग्वेज में कैसे समझ सकता हूँ। मैं कहूँगा ये जो पानी है, पानी का गिलास है, ये मुझे पीना है, ठीक है। ये जो पानी का गिलास है ये मुझे पीना है। तो अगर इसको एक मैन पीता है तो वो उसको एक सिप में पी लेगा, या दो, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 3 सिप्स में पी लेता है। तो एक मैन के लिए ये जो पानी का जो कंपोजिशन है ये 3 छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड की जा सकती है। अब एक बर्ड आ गया, उसने इसको 30 सिप्स में पिया। अब एक बी आ गई, इसको इसने 300 सिप्स में पिया। यानी कि ये जो मेरा पार्टिकल है, इसके ये जो मेरा वाटर है, इसके मैं बोल सकता हूँ ये जो सिप्स मैंने ली, या ये जो बर्ड ने ली, या ये जो इंसेक्ट ने ली, ये इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है। बट ये सिर्फ मैंने एक लेमन लैंग्वेज में बात समझने की कोशिश की। अगर हम असली रियल लाइफ में बात करें तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो या तो आपके एटम्स होते हैं या तो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनकी कंपोजिशन से जो हमारा मटेरियल जो है, कंपाउंड जो है, बना हुआ होता है। अब मैंने बोला मेरा जो पार्टिकल है बना हुआ है, मेरा जो सिस्टम है, मैटर है, वो बना हुआ है पार्टिकल्स का। अब ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में स्पेस होती है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है। वो कैसे मैं इस पानी के गिलास पे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूँ, मैं इसमें शुगर मिला लेता हूँ। अब काम कर लेना, घर में पानी का एक गिलास ले लेना, उसमें शुगर मिला लेना, फिर उसको स्टर करना। जब आप उसको कंप्लीटली स्टर कर, जो स्टर हो जाएगा, यू विल सी उसमें कुछ भी चेंज नहीं, मतलब विजिबल आई से उसमें चेंज नहीं आया होगा उसकी वाटर लेवल में, बट स्टिल वो शुगर आपने डाला वो कहाँ गया, वो तो कहीं गायब ही हो गया ना, वो तो आपको दिख नहीं रहा है स्टेयर करने के बाद। तो वो यही जो वाटर के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी, उन्हीं के स्पेस के बीच में घुस गया। अब ये जो पार्टिकल्स है जिनके बीच की स्पेस में ये घुस गया, यानी कि जो मेरा सॉलिड का मैंने जो चीनी डाली थी उसका पार्टिकल तो इतना बड़ा था, मतलब एक चीनी का पार्टिकल अच्छा खासा बड़ा होता है, आंखों से दिखाई जाता है। तो उसका मतलब है कि वाटर के पार्टिकल्स उतने बड़े हैं जो उन दो के बीच में एक आ गया या 3 के बीच में आ गया, ऐसी बात नहीं है। जो मेरा शुगर आप पानी में डालते हैं वो पहले पानी में डिजॉल्व होता है, उसके छोटे छोटे बहुत माइन्यूट जो पार्टिकल्स बनते हैं। वो माइन्यूट पार्टिकल्स जब बनते हैं तो वो माइन्यूट पार्टिकल्स बन के उन स्पेसेस के बीच में घुस जाता है। तो एक तो बना हुआ है, अब मेरा मैटर जो है बना हुआ है पार्टिकल्स का। अब जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे हैं, स्मॉल है। अब जो स्मॉल पार्टिकल्स के बीच की जो है थोड़ी बहुत डिस्टेंस है, यानी कि वो दो पार्टिकल्स जो है उनके बीच में जो है स्पेस होती है। अब ये जो पार्टिकल्स है ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी की वजह से देखोगे आप कि एक सिस्टम में है, मेरा पानी का गिलास जो है वो गिलास में आ जाता है, मेरा गैस जो है वो सिर्फ अर्थ में रह पाता है, या ट्रोजोस्फीयर में ज़्यादा गैस रह पाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में कम गैस रह पाती है। उसके पीछे के रीजंस यही होते हैं अट्रैक्शन का। क्यों क्यों मैं बोलता हूँ कि मैं जो मेरा मैटर है वो आपस में अट्रैक्ट करता है, ये जो पार्टिकल्स है आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे उतना कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जितना कम अट्रैक्ट करेंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना कम कम्पैक्ट सिस्टम बनेगा। तो मैं मैं आगे पहुँच के क्लासिफिकेशन पे पहुँच जाता हूँ। अब मैंने जो है काम किया, मैंने डिफाइन किया अपना मैटर। मैंने मैटर की जो है मैंने बोला कि मेरा जो मैटर है इसकी डिफरेंट शेप होती है। मेरे मैटर की जो ये कुछ स्पेस लेता है, इसका कुछ मास होता है। फिर मैंने नेचर के बारे में बात की। अब ये जो मैटर का नेचर है ना, यही डिफाइन करता है कि मेरी मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स क्या होती है। अब मेरा मैटर जो है मैंने जनरली देखा है, मैं अगर किसी चीज़ को उसका जो शेप देखता हूँ, उसका जो साइज़ देखता हूँ, उसकी बिना पे अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने उसको फिजिकली डिफाइन किया, मैंने उसको फिजिकली क्लासीफाई किया। अगर मैं उसकी कंपोजिशन देखता हूँ, उसका नेचर देखता हूँ, किस हिसाब से रिएक्ट करता है, या उसकी कंपोजिशन देखता हूँ, अंदरून सिस्टम देखता हूँ एक छोटी सी लेवल पे, या उसकी रिएक्शन नेचर देखता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ कि इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन होती है।
अब मैं मैटर को फिजिकली भी क्लासीफाई कर लेता हूँ, केमिकली भी क्लासीफाई कर लेता हूँ। फिजिकली मैं जनरली बोलता हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कॉमन डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स में हम देखते हैं। अदर देन दैट हमारे पास प्लाज्मा होता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, बट हम जनरली जो कॉमन डे लाइफ में या जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का ही जिक्र हाल फिलहाल के लिए कर लेते हैं। इसी हिसाब से जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो हम बोलेंगे जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें या तो प्योर होगा मेरा मटेरियल या तो इम्प्योर होगा। जब प्योर होगा तो मैं एलिमेंट्स पे जाता हूँ या कंपाउंड्स पे हो जाता हूँ। जो कंपोजिशन वेरी होगी तो मैं मिक्सचर्स पे जाता हूँ। तो मेरा जो सिस्टम है उसको मैं मैटर है उसको मैं क्लासिफाई करता हूँ या तो फिजिकली या तो केमिकली। फिजिकली मैंने उसको सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई किया, केमिकली मैंने उसको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मिक्सचर्स में क्लासिफाई किया। अब मैं जनरली अब मैं जो मेरा किसी कोई भी सिस्टम है उसको मैं सॉलिड क्यों कहूँगा, लिक्विड क्यों कहूँगा और गैस क्यों कहूँगा। या मैंने कहा था आपको हमारे पास प्लाज्मा होता है या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, तो मैं किसी चीज़ को कैसे कहूँगा कि वो प्लाज्मा है या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है या सॉलिड है या लिक्विड है। तो लिक्विड की स्पेलिंग LIQUID, सॉरी। तो मैं कहूँगा कि मैं किसी सिस्टम को लिक्विड, सॉलिड और गैस कैसे कहूँगा। तो मेरा जो सॉलिड है ना उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, उसके कुछ फीचर्स होंगे। इसी तरह से लिक्विड के कुछ फीचर्स होंगे, इसी तरीके से गैस के कुछ फीचर्स होंगे। इन फीचर्स की बिना पे मैं उसको सॉलिड, लिक्विड या गैस कहूँगा। अब मेरा जो सॉलिड है ना उसकी सबसे पहली क्या, मैं ये चीज़ें हम आगे आगे वाले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या है। एक जनरल आइडिया देने के लिए मैं कहूँगा मेरा जो सॉलिड है उसमें डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो रिजिड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। यानी कि वो उसकी जो है वो कंप्रेस नहीं होता है, वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करता है। जब वो वॉल्यूम चेंज नहीं या वो इनकम्प्रेसिबल बन गया उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम आ गया। अब वो रिजिड होता है, उसके बीच में एटम्स के बीच में जो उसके एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से बना होता है, उनके बीच के जो स्पेस वो चेंज नहीं होती है। जब स्पेस चेंज नहीं होगी तो उसको मैं रिजिड कहूँगा। अब रिजिड बन गया तो उसकी डेफिनेट शेप आ गई, इनकम्प्रेसिबल आ गया तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम आ गया। जब हम लिक्विड्स तक पहुँचते हैं तो लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर है जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो करे। जनरली फ्लो क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, वो वहां जाना चाहते हैं जहां उनकी कंपोजिशन कम है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। अब फ्लूइड में टेंडेंसी होती है कि वो मूव करे। अब जो मेरा लिक्विड है, जो मेरा फ्लूइड है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वो सिर्फ मेरा लिक्विड नहीं रहेगा, वो मेरा गैस भी रहेगा। यानी कि फ्लूइड बहुत लिक्विड्स भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। बट जो मेरा गैस होता है ना वो मेरा कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, यानी कि ऐसा फ्लूइड जिसका वॉल्यूम जो है चेंज किया जा सके। बट जो मेरा लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, यानी कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं किया जा सकता है। बट जो मेरे लिक्विड्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं। अब रिजिड नहीं है यानी कि उनके बीच, अब मेरे रिजिड नहीं है तो यानी कि उसका क्या होगा, उसकी डेफिनेट शेप जो है नहीं आएगी। वो शेप उसी कंटेनर की लेगा जिसमें उसको डाला जाएगा। गैसेस जो है उनके पास ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है, वो उसी कंटेनर का शेप लेते हैं, उसी कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं जिनमें उसको डाला जाता है। ठीक है, तो अब मैं किसी चीज को कैसे बोलूंगा कि ये सॉलिड रहेगी या लिक्विड रहेगी या गैस रहेगी। अगर कोई चीज सॉलिड है तो वो सॉलिड क्यों है, अगर कोई चीज लिक्विड है तो वो लिक्विड क्यों है, अगर गैस है तो गैस क्यों है, प्लाज्मा है तो प्लाज्मा क्यों है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों है। उसके पीछे कुछ रीजन है। फर्स्ट फॉरमोस्ट उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन जो है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, उनके उनकी जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। देखो जी, ये मेरे एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर माय एटम्स। इन एटम्स की वजह से जो है मेरा सॉलिड का सिस्टम बना है, फॉर एग्जांपल। अब ये जो मेरा सॉलिड का सिस्टम है, अगर ये आपस में जो, अगर ये डिस्टेंस जो है चेंज नहीं हो सकती है, अगर ये जो है नज़दीक नहीं आ सकते हैं एक दूसरे के, ये जो लोकेशन ये फिक्स है, तो ये क्या होगा, ये अपनी लोकेशन पे फिक्स नहीं रहेंगे। तो उन्होंने अपनी एक शेप बना दी। जब उन्होंने अपनी एक शेप बना दी तो वो शेप जो है वो बन गई, वो अब चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो है मॉलिक्यूल्स, एटम्स का जो है स्ट्रक्चर कम्पैक्ट हो चुका है। तो मेरा जो वो सिस्टम है वो बन जाता है सॉलिड। अब मैं एक ही चीज को नहीं देखूंगा, मैं हर एक तीनों चीजों को देखूंगा। अब जो मेरी जो है डेफिनेट शेप आ गई, क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो चेंज नहीं हो रहा है तो मेरा सॉलिड आ गया। अब मेरे पे सॉलिड जो है उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, उनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के एक
उस डिस्टेंस पे है जहाँ पे उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम होता है। अब जो मेरे सॉलिड के पार्टिकल्स है वो एक ही जगह है, वो अपनी स्टेट जो है चेंज नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन ही हमारा होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यानी कि इसमें वेलोसिटी का जिक्र आता है। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो इन सिस्टम्स में नहीं होती है, सॉलिड वाले सिस्टम्स में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी जो वेलोसिटी वो चेंज नहीं होती है, बिकॉज उनका जो सिस्टम है वहाँ पे हमारी जो है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स के बीच में वो चेंज नहीं होती। अब मेरा लिक्विड आ गया, क्या आ गया? एक तो लिक्विड आ गया, एक गैस आ गया। अब मैं देखूंगा जो मेरा गैस है और जो मेरा लिक्विड है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का क्या होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? जो गैस है इसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है। जब इन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है और जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। अब जब मोशन भी बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो शेप नहीं आएगी। जब डिस्टेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में कम है तो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं आएगा, ना ही डेफिनेट शेप आ गई, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम आ गया। बट जो पार्टिकल्स है बहुत तेज मूव करते हैं, बहुत रैंडम मोशन है। जब मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी, यानी कि जो हमारे गैसेस है उनके बीच में क्या होता है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है और उनके बीच की जो उनकी मोशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। और वो जो पार्टिकल्स है वो एक ही जगह पे डिफाइन नहीं होते हैं, उनकी एक्सिस जो है चेंज होती रहती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। इसी तरह से जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनका जो है सिस्टम थोड़ा मीडिएटेड होता है, उनका सिस्टम जो है बीच में होता है। वो तो ना ज़्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉलिड और गैसेस के बीच वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उनकी जो पार्टिकल्स है उनकी ना ज़्यादा मोशन होगी ना कम होगी, जो सॉलिड्स में होगी लिक्विड्स होगी उसके बीच में होगी। उनकी जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, जो गैसेस है वो जो सॉलिड्स हैं उनके बीच में होगी। जो हमारा गैसेस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। आपने जनरली देखा होगा जो हमारी वेसल्स होती है, प्रेशर वेसल्स होती है, उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, या जो हमारा गैस होता है किसी भी सिस्टम में लाते हैं तो उसकी सिस्टम की एक्सप्लोड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है अगर उसमें ज़्यादा गैस भरा जाए। क्यों? क्योंकि जो गैसेस होते हैं वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं अपने मॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। सो आई गेस इट दिस वॉज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें जानी, हमने डिटेल में समझने की कोशिश की, समझा मैटर के बारे में, समझा मैटर क्या होता है, मैटर की डिफरेंट स्टेट्स क्या होती है, हमने मैटर के बारे में समझा। सो एक रिव्यू हम लेंगे पहले से ही। हमने समझा कि मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हमने मैटर का नेचर पढ़ा, उसके बारे में जाना, उसके पार्टिकल्स का नेचर क्या होता है। फिर हमने क्लासिफिकेशन पे गए जिसमें हमने फिजिकल और केमिकली बोला कि फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसी होती है, केमिकल्स कैसे होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ी बात की। अब यहाँ पे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर बचे थे। जो हमारा प्लाज्मा होता है ना, ये हमारा स्टेट होता है, जो हमारे गैसेस होते हैं ना जनरली, जब उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी दी जाती है ना वो आयनाइज होते हैं, यानी कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाते हैं उनकी शेल से। जब वो आयनाइज होते हैं तब जो स्टेट रहती है वो गैसियस स्टेट नहीं रहती है, वो बन जाती है प्लाज्मा। जनरली जो हमारे स्टार्स होते हैं ना उनमें हमारे स्टार्स तो चमक रहे होते हैं, या जो आपने ट्यूब बल्ब्स देखे होंगे घर में, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर किया जाता है, जिसकी वजह से जो है आयन जो है आयनाइज हो जाते हैं, या टेम्परेचर अगर ज़्यादा नहीं किया होती बट उसको आयनाइज किया जाता है, वो जो आयन्स बनते हैं वो ग्लो करते हैं, उस स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट बोस साहब और हमारे आइंस्टाइन का जो एक उन दोनों ने मिला के इस का कंसेप्ट दिया था। बट इट वाज आई गेस अप टू 2001 और 2004, तब उससे पहले इसकी जो प्रेजेंस वो देखी नहीं गई थी फिजिकली। वो एट दैट टाइम ये लैब में कहीं पे बनाया गया, या इसकी फिजिकल फॉर्म जो है देखी गई 2004 में। उससे पहले ये क्या होता है, ये सुपर कंडेंस्ड फॉर्म होती है, ये बहुत कूल सिस्टम होता है। एक जो प्लाज्मा होता है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है या बहुत आयनाइज्ड फॉर्म में होता है। जो हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसर बहुत कंप्रेस्ड स्टेट में होता है, बहुत कंडेंस्ड स्टेट वाली स्टेट में होता है। इसके बाद हमने डिफाइन की कि किन चीज़ों से जो है हमारा कोई चीज़ सिस्टम सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है। एंड आई गेस इट वाज इट।
तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर वगैरह नहीं किया है, यू शुड रजिस्टर क्वेश्चन साइंटिस्ट। बट आई गेस दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।